माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 12th OC के बारे में, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कवर करने की कोशिश की है इसके पहले के वीडियोस में भी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हो बिना डाउनलोड किए, तो इससे आपको एक चीज़ फ़ायदा होगा कि वीडियोस को रीचमेंट मिल रही है। जिन बच्चों को यहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है उन तक ये वीडियो यूट्यूब खुद प्रमोट करेगा। अगर वीडियो को आप डाउनलोड नहीं करोगे, वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखोगे, तो उसमें आपका भी बेनिफिट है कि आपका डेली 1 से 2 क्वेश्चंस होने वाला है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। साथ ही साथ आप अगर धीरे धीरे आपकी मंजिल तक पहुंचना है, तो एक एक दिन में क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट धीरे धीरे आप टच में रहोगे। साथ ही साथ जब एग्जाम का टाइम आएगा तब तक आपका एग्रीगेट तैयारी हो चुकी होगी, और यहाँ पर जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको आपके बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। तो आपसे सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हो, चलो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, यहाँ पर स्मार्ट कोड क्या होने वाला है, तो इसका स्मार्ट कोड होगा पुश्ड, PUSHED, पुश्ड, जिसमें H2 है, यानी H के 2 पॉइंट्स यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। सबसे पहला P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। अब आपको हमने बताया था सर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवा के लेने की एबिलिटी को आप क्या कहते हो? सर, काम करवा के लेने की एबिलिटी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। दैट्स द करेक्ट पॉइंट। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम आने वाले टाइम में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, ऐसा हमने इसके पहले के वीडियोस में पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बेस है। अगर उसको रिफर करके मैनेजर इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं ये इनपुट उसको एक अच्छे बेहतर आउटपुट की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो इट गिव्स इंसाइट टू मैनेजर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने के लिए मैनेजर को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर है, किस तरीके की उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझने के लिए उसको मदद मिलती है थ्रू दी हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द स्टडी of the principle helps to improve the understanding of the situation and problems, जिस वजह से वो समझ सकता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सिचुएशंस है और उस सिचुएशंस का क्या प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो वो सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन से खड़ी हुई प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, और जब उसको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम्स को समझने के बाद उसके सॉल्यूशन ढूंढने की वो कोशिश करता है, सिचुएशन को हैंडल करने की वो कोशिश करता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द वेरियस प्रोफेशनल पीपल। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही कुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हम आने वाले टाइम में बात करने वाले हैं, वो सीधा ही किसी के सपने में आया कि हाँ चलो आज 14 प्रिंसिपल मेरे दिमाग में आया, मेरे सपने में कहानी आई, उसको उसने इंप्लीमेंट करके 14 प्रिंसिपल्स बना दिए। ऐसा नहीं है। ये 14 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, जो हेनरी फेयोल साहब ने दिया है और FW टेलर साहब ने दिया है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो उन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद, बहुत चीज़ों के में, बहुत ऐसी सिचुएशन में वो फंसे हैं जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने अपने 2 डिफरेंट एरियाज में उन्होंने डेवलप करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो ऐसा नहीं कि आप इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद लेनी होगी, ताकि आप डिफरेंट सोल्यूशन ढूंढ सको डिफरेंट सिचुएशंस की। This type of timely guidance reduce the wastage of resources and goals can be achieved in appropriate manner। तो अगर आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई, ये सारे
सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता हूं तो रिसोर्सेस कम वेस्टेज होगा और मार्केट में अपॉर्चुनिटी अगर मेरा इंतजार कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्द से जल्द अचीव कर सकता है, वो भी एकदम एप्रोप्रिएट मैनर के तहत। आई होप आपको इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता है, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई साहब, हर बिजनेस जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए चालू किया जाता है, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए भी आपको कुछ लोगों के साथ भला करना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति पूरी करनी होगी। भला करने का मतलब आप उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आपके पास आपका एम्प्लॉय काम करता है, आप उसको सैलरी देते हो, बदले में वो आपके लिए काम करके देता है, लेकिन आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, उसको हेल्दी एनवायरनमेंट बनाकर दो। तो कुछ जिम्मेदारियां होती है, कस्टमर्स के प्रति भी जिम्मेदारी। क्या मैं सामान बेच रहा, सामान आप उसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हो देकर, बदले में आप उससे पैसा ले रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप उससे पैसा लेकर सामान बेचो तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना एट अ रीजनेबल प्राइस। तो कुछ लोगों के प्रति एक्चुअली देखा है तो सोसाइटी में जितने भी सेगमेंट्स है, जितने भी सेक्शन है, सबके प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों को ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है। उन सारी जिम्मेदारियों का पता उस ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली विद द व्यू ऑफ द हैंडलिंग द रिसोर्सेस इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग quality product at a reasonable price, avoiding artificial monopolistic situation in the market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard tools and machineries etc. मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मेरे पास कोई काम करता है, मैं उसको फेयर रेम्यूनरेशन पे करूँ, टाइमली पे करूँ। सब मेरे कस्टमर है, मेरा कस्टमर मेरे से सामान खरीद जाता है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दो एट अ रीजनेबल प्राइस। मैं सप्लायर से पैसा लेता, सप्लायर से माल परचेस करता हूँ तो उसको टाइमली पेमेंट देना जरूरी है। मैंने किसी कस्टमर को माल उधारी पर दिया तो उससे टाइमली कलेक्शन होना जरूरी है। मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्सेशन के तौर पर देना है। देश के अंदर कोई नेचुरल पैंडेमिक आ गया है, कैलेमिटी जैसा सिचुएशन आ गया तो उसमें मेरे को सरकार की मदद भी करनी है, देश के बारे में भी सोचना है। तो इस तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल गुडविल के लिए। तो यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे वो इसको रख के ध्यान में रखा कि कोई भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए। यानी यहाँ पर हम एम्प्लॉइज के बारे में भी बात करेंगे, कस्टमर्स के बारे में भी बात करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में भी बात करेंगे, शेयर होल्डर के बारे में भी बात करेंगे। यानी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एस स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक डिसीजन। एस स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक डिसीजन। तो साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है? इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। यानी जो भी हम डिसीजन लेंगे वो साइंटिफिकली तरीके से लेंगे और वो डिसीजन लेने के लिए हमने जो भी प्रोस्पेक्ट का इस्तेमाल किया है, जो एस्पेक्ट का इस्तेमाल किया है, वो बैलेंस होना चाहिए। द प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली, otherwise the manager have to work always with the trial and error method। यानी अगर हमारे पास कोई इंसान काम करता है एज ए मैनेजर के तौर पे या एज ए एम्प्लॉय के तौर पर, तो हम उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी दे ताकि वो मैनेजर, वो एम्प्लॉय उस प्रॉब्लम को, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से, एक्सपर्टाइज तरीके से करे। वरना वो अपनी गलतियां करेगा फिर सीखेगा, गलतियां करेगा सीखेगा, गलतियां करेगा सीखेगा। जब गलतियां करके सीखने का टाइम आता है तो उससे आपका एनर्जी भी वेस्ट होता है। गलतियां करके जब आप सीखते हो आपका पैसा भी वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम भी जाता है। तो ये सारी चीजें बचाने के लिए आप उसको क्या दो, टाइम टू टाइम इस तरीके की ट्रेनिंग दो, इस तरीके का डेवलपमेंट करो कि वो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से मैनेजर हैंडल कर पाए। With the views of the various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and the results। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडिया देते हैं मैनेजर को, भाई प्रॉब्लम्स कैसे समझने का, सिचुएशन कैसे समझने का, उस सिचुएशन का को समझकर उसकी प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो और उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल है तो उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। ऐसी बात आपको साइंटिफिक डिसीजन में ध्यान देनी
चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एच। एच स्टैंड्स फॉर हेल्पफुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें मैन आता है, मटेरियल आता है, मशीन आता है, मनी आता है। हाँ, मेथोडोलॉजी हम एक टेक्निक हो गई। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पे मैन पावर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वो उसके पास अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो या ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, वेस्टेज को कंट्रोल करे। क्योंकि इन सभी चीजों के तहत उसको ये चीज समझ में आएगी कि उसे कौन सी टेक्निक्स या कौन से प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, और ये सारी चीजें करके वो मैन पावर यानी उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए वो हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। मतलब appointment of a right person for the right job is very very important, but allocation of resources is also important, because हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका प्रॉपर तरीके से क्या करो, इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर उसका वेस्टेज कम होगा तो रिजल्ट ज्यादा अच्छी तरीके से निकल कर बाहर आ सकता है। हमारे पास जो भी टूल्स अवेलेबल है, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, हमारे पास जो भी मशीनरीज अवेलेबल है, वो उसकी क्वालिटी इंक्रीज करने की काम करो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या मदद करते हैं सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस होते हैं, किसके लिए? मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के लिए, कि भाई साहब आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों रखना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। बहुत टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट का काम है। लेकिन अगर उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से उसने अप्लाई किया, मैनेजर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करके अप्लाई करने की कोशिश की, तो वो अपने एम्प्लॉयज, अपने सबऑर्डिनेशन के अंदर अपने सबऑर्डिनेट्स को उस तरीके से ट्रेन कर सकता है, उस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। नहीं भाई साहब, आप अच्छी तरीके से काम करो, हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, और वो सारी चीजें वो एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने का काम कर सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो भाई साहब, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो डायनेमिक नेचर का है। कौन से नेचर का? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या? हर समय पर हर चीजें एप्लीकेबल करना पॉसिबल होता भी है, नहीं भी होता। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सिचुएशन में है, पहले वो समझना पड़ेगा। उस सिचुएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो आपको समझना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो मैनेजर ढूंढने की कोशिश करता है। बट ये सारी चीजें करते समय उसे ये चीजों का ध्यान रखना है कि क्या वो चीजें एप्लीकेबल करते समय उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद ली है। ऑब्वियसली लेना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि नए तरीके के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना है। बट अगर नए तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो लोगों का इंटरेस्ट जानना भी जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या नया है, ऐसी क्या इनोवेशन है जो मेरा प्रोडक्ट को लोग हाथों हाथ लेंगे। उसी तरीके से मैनेजर कोशिश करता है कि सिचुएशन कोई भी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, उसका सोल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट सोल्यूशन लाने के लिए उसको नई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी टिट फॉर टैट बोलते हैं, जैसे को तैसा, यानी जैसी सिचुएशन वैसा सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन में अगर कोई नई चीज़ों के बारे में भी वो लेकर आने की कोशिश करता है तो उसके बारे में उसने वो थिंकिंग, उसके बारे में उसने रिसर्च या डेवलपमेंट किया होगा, तो वो सारी चीज़ें वो अप्लीकेबल करने की कोशिश करेगा। और इन द फील्ड ऑफ फिनांस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसर्च, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई टेक्निक को इजाद करेगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, ताकि वो उस किसी भी तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन में भी लिबरल डिसीजन ले सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि भाई साहब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आपको क्या करना है, समझना। आपके पास कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी चल के नहीं आएगी,
आपको उसे समझना होगा, आपको उसे भापना होगा। तो उसके लिए आप कब कैसे करते हो, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा हुआ तो उसकी जड़ को पकड़ना पहली चीज इंपॉर्टेंट है। और जब आप जड़ को पकड़ते हो ना तो आप उसका सोल्यूशन भी उसके हिसाब से बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तब जाकर मैनेजर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं भाई साहब, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा करेंगे, प्रॉब्लम को हमने जड़ से पकड़ी है तो उसका सोल्यूशन भी हम जड़ से निकालने देने की कोशिश करेंगे। तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये कॉन्फिडेंस उस मैनेजर को, ये कॉन्फिडेंस मैनेजर को ऑब्जेक्टिव देता है कि हमें किस लेवल पर और किस डायरेक्शन में काम करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डेवलप करने की क्या करता है, मदद करता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल पे जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।